आइए ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले फाइनल अकाउंट देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स वे अकाउंट्स जो वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। ठीक, चूँकि वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं इसलिए इनको हम फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली संस्थाएं हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक। पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये बनाया जाता है। ओके, ट्रेडिंग का पर्पज या मैन्युफैक्चरिंग का पर्पज, इन दोनों का पर्पज होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। अगर डेबिट साइड, इस अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, और अगर डेबिट साइड छोटा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्लियर। पीएल से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, वही चीज़, ठीक। और बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं। आर्थिक स्थिति पता लगाते हैं, हिंदी में कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। एक बात, दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उस अकाउंट्स के बैलेंस को, कुछ अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिन अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं उन अकाउंट्स को या तो ट्रेडिंग में दिखाया जाता है और या तो पीएल में दिखाया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस या तो सीडी आएगा या तो बीडी आएगा। तो उस सीडी और बीडी को हम यहाँ दिखाते हैं क्योंकि इसका नाम बैलेंस शीट, यानी जो पर्सनल अकाउंट के बैलेंस होते हैं जैसे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, उनको हम यहाँ दिखा देते हैं। ओके, फिर रियल अकाउंट, संपत्तियाँ हमारी जो हैं, रियल अकाउंट में भी बैलेंस निकलता है तो उनके बैलेंस को भी हम उठा के यहाँ दिखा देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बैलेंस को हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। और बचा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में 2 टाइप के खर्चे होते हैं। एक खर्चे होते हैं डायरेक्ट, जो यहाँ दिखाए जाते हैं, ठीक। और डायरेक्ट में कुछ कम खर्चे हैं, जैसे स्टॉक को तो ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र ही किया जाता है, परचेज हमारा डायरेक्ट खर्चा है, उस पर भाड़ा हमारा डायरेक्ट खर्चा है, फ्रेट। अगर कोई मजदूरी दी जाती है तो वो खर्चा है, वस्तुओं को बनाने में अगर कुछ पैसा लगता है तो वो खर्चा है। तो इतने खर्चे हमारे डायरेक्ट होते हैं। और मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ अलग करनी है, मानिए ये टोकरी है, इसमें 10 सेब और 90 आम हैं, मैंगो है, आपसे कहा जाए अलग कीजिए तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो इस टोकरी में से 90 आम निकाल लीजिए और या तो इस टोकरी में से 10 सेब निकाल लीजिए। आसान क्या है, 10 सेब निकाल लें। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को याद कर लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को याद कर लीजिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग में। तरीका भी मैंने बताया था कि 4 से 5 बार आप उसको लिख डालिए। 4 से 5 बार अगर आप लिख डालोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर। 4 से 5 बार आप लिख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का। तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, इनडायरेक्ट आ जाएगा।
तो डायरेक्ट जब आप छांट लोगे तो बाकी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो ही जाएंगे। क्लियर? तो नॉमिनल अकाउंट में डायरेक्ट हो गए और इनडायरेक्ट हो गए, और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बैलेंस शीट में उनके शेष को दिखा दिया गया। अब आप केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल लीजिए, ट्रेडिंग बन गया। बैलेंस शीट के आइटम वैसे चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि हम बैलेंस शीट में जाएंगे, कैसे? या तो एसेट्स होंगी या तो लायबिलिटी होंगी। तो एसेट्स और लायबिलिटी अपने आप को खुद बताएंगे कि हम बैलेंस शीट में जा रहे हैं, तो बाकी जो बचे वो कहाँ जाएंगे? इतनी बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब इसी के साथ एक प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आती है। एडजस्टमेंट में क्या होता है? एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि एडजस्टमेंट को हमें 2 बार लिखना होता है। तो कौन से एडजस्टमेंट का क्या करेंगे मैंने सब नोट कराया है। कुछ बचे भी हैं तो वो जहाँ चैप्टर फिनिश होता है थ्योरी, वहीं पे उनका दिया हुआ है, उनको 2 से 3 बार आप पढ़ लें, और जैसे ही वो एडजस्टमेंट आए पलट करके रख लें। अभी एडजस्टमेंट का एक हम आपको एक टेबल दे देंगे, तो उस टेबल को रखे रहिएगा, पता चल जाएगा किसको कहाँ दिखाया जाता है। पहली चीज़, एडजस्टमेंट में 5-6 चीज़ें समझ लें। एक तो कोई खर्चा जिसको हमने पेमेंट ना किया हो तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग को या तो ट्रेडिंग के खर्चे में जोड़ देते हैं, उस खर्चे में, जैसे मजदूरी पर आउटस्टैंडिंग है तो हमने वेजेज में जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में दिखाया वैसे ही हमारी प्रॉफिट कम हो गई, वैसे ही हमारी प्रॉफिट कम हो गई। और अगर हमारी प्रॉफिट कम हो गई तो बैलेंस करने के लिए हमें लायबिलिटी में या तो दिखाना पड़ेगा और या तो एसेट्स में कम करना पड़ेगा। खर्चा हमने दिया नहीं है, उसका एसेट से कोई लेना देना नहीं है। भाई कोई खर्चा हमने अभी नहीं पेमेंट किया तो पेमेंट करेंगे तो वो हमारे लायबिलिटी होगा, वो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी का पेमेंट हमें करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। समझ आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये सारे खर्चे, अगर कोई खर्चा, वो कई बार लोग रट लेते हैं, वेतन आदत है, किराया आदत है, अब आ गया भाड़ा आदत है, अब मुंह बनाए बैठे हैं। आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में 5, मैं केवल 5 से 6 जनरल एंट्री बताता हूँ और सारी जनरल एंट्री लगभग कवर हो जाती है। और कुछ लोग रटते हैं, माल खरीदा तो ये, फर्नीचर खरीदा तो वो, सबका तौर तरीका है। फार्मूला आप तैयार करो। आप जैसे कुछ तरीका क्या होता है कि पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है उदाहरण, उदाहरण एन उदाहरण। एक तरीका है सिद्धांत, फिर 1-2 उदाहरण। उदाहरण कितने? अब आपसे कोई पूछे, जैसे उस दिन हमने मजाक में कहा था, अगर आपसे पूछता है कोई कि वेतन कौन सा खाता है, तो उससे कह दो वही जो इंश्योरेंस है। भाई सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और इंश्योरेंस भी तो नॉमिनल अकाउंट है। एक उदाहरण आपने पूछा, एक उदाहरण हमने बताया। अब जान लो काहे बताइए कौन खाता है। क्लियर? तो तरीका यह है, एक सिद्धांत के हज़ारों उदाहरण बताए जा सकते हैं, लेकिन हज़ारों उदाहरण बताने के बाद भी एक सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन होता है। क्यों? क्योंकि 1001वां उदाहरण पूछ लिया जाएगा। इसीलिए प्रयास करिए आप कि प्रिंसिपल्स को याद करिए, एग्जाम्पल को नहीं। लोग यहाँ के स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो ग्रेजुएशन को बड़े हल्के में ले लेते हैं, अरे ठीक है पढ़ी थी, हो जाए भी काम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो माहौल होता है, अभी ग्रेजुएशन का बच्चा इसके अंदर 6 घंटे पढ़ते हैं तो बाकी समझते हैं बड़ा पढ़ाकू है। बताऊँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी चलती है, कुछ लोग जानते होंगे। 32 सीट की लाइब्रेरी थी और 200 सीट की लाइब्रेरी हम बनवा रहे हैं। ओवर क्राउडेड, मतलब इतनी भीड़ थी कि हम लोग एडवांस एडमिशन लेते थे। और उस लाइब्रेरी में आपको बतावें 8 घंटे पढ़ने के लिए 700 रुपये महीने फीस लेते हैं। खाली सुविधा क्या देता हूँ, बैठने का इंडिविजुअल से केबिन, लाइट की व्यवस्था,
और एसी कमरे की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, 3 चीज़ें देते हैं। इसके लिए महीने का 700 रुपये उनसे लिया जाता है। लेकिन वहाँ फ़ायदा क्या होता है, 8 घंटे का उसने एडमिशन लिया है तो मारे शर्म के 6-7 घंटे बैठ के पढ़ता है। दूसरी चीज़, कोई मोबाइल रिसीव नहीं करना है वहाँ, ये सब प्रतिबंध है। बगल वाले से बतियाना नहीं है, ये सब प्रतिबंध है। तो जब अपने कमरे में ही आप बंद रहोगे एक हिसाब से, तब आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो कुछ चीज़ें, जैसे मान लिया अभी आज सपोज करो 2 घंटे की कोचिंग है, कोचिंग ना होती, देर से सो के उठे होते, आँख मिलमिलाते, फिर खाते पीते देर तक कुछ अपना मोबाइल चलाते, चीज़ें होता ना होता। जब बॉन्ड, इसीलिए आप देखो जितने भी सफल लोग हैं उनके 1-1 मिनट का पूरा दौरा होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। और आप ग्रेजुएशन में हैं, मैंने बताया धरती पे सबसे ज़्यादा अगर किसी का महत्वपूर्ण समय है तो विद्यार्थी का, क्योंकि वह समय निर्माण का समय होता है। ये बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बेटा ये मान के चलो कि खूब अच्छी पढ़ाई करिए, और ये आधार होता है 5-6 साल। जितना अच्छे से पढ़ाई आप कर लेंगे उतना बेहतर ज़िंदगी आपकी रहेगी। चलो ये क्लियर हो गया। अब एडजस्टमेंट के बारे में आते हैं। पहले तो काम ये क्या करिए कि जो भी एडजस्टमेंट दिए हों उन एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस में टिक कर दो। मजदूरी पर आदत है, वेतन पर आदत है, किराए पर आदत है। देखो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो आलू हैं, जो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनको रट लीजिए आप। मैं लिख देता हूँ, उनको आपको रट ही लेना है कि ये कहाँ जाएंगे, और रटना भी नहीं भी आपको सिखा देता हूँ। पहला एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बिना इसके पूरे नहीं होगा कोई क्वेश्चन। ठीक, अब ये है क्या, ये हमारा बचा हुआ माल है, तो एक तो ये ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। एक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के समझ जाओगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और जैसे हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा वैसे हमारा ग्रास प्रॉफिट बढ़ गया। ग्रास प्रॉफिट बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, और नेट प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा तो लायबिलिटी हमारी अपने आप बढ़ जाएगी। अब या तो हम लायबिलिटी को कम करें, तो लायबिलिटी को हम कम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एसेट्स में दिखा देंगे, बस बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो दूसरा इसको हम दिखाएंगे एसेट्स में। समझ में आ गया, क्लियर। दूसरा डेप्रीसिएशन, वो चाहे जिस पर हो, ये भी आलू एडजस्टमेंट है। ये आलू एडजस्टमेंट जैसे आलू सब में पड़ जाता है। ये 2 एडजस्टमेंट ऐसे हैं, अभी और भी हैं, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, बिना इनके क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन, चूंकि ये हमारा क्या है, लॉस है, तो पहला ये कहाँ जाएगा, पीएल डेबिट। और जैसे ही पीएल डेबिट हमने किया वैसे हमारा लाभ कम हो गया। लाभ कम हो गया तो लायबिलिटी कम हो गया। अब इसको हम लायबिलिटी में दिखा नहीं सकते, चूंकि ये एसेट से रिलेटेड है, तो हम एसेट्स में, रिलेटेड एसेट्स में माइनस कर देंगे। ओके, रिलेटेड एसेट्स में माइनस कर देंगे, यानी माइनस कहाँ, एसेट्स। ट्रिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मान लिया बिल्डिंग पे था, तो जितने % बिल्डिंग पर होगा उतने % हम निकाल लेंगे। ओके, और उतने % निकालने के बाद में हम पीएल में दिखा देंगे। और जैसे 3-4 आइटम पे है तो डेपान लिख दिया करो, उसके नीचे सब लिख लीजिए और इकट्ठा जोड़ के दिखा दीजिए। जब 2-3 बार आप इलस्ट्रेशन लगाओगे तो ये सब जो फॉर्मिंग वाला है, जो फॉर्मेट बनाने वाला है, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी पढ़ने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इलस्ट्रेशन लगाने में प्रॉब्लम क्या, देखो वो कहते हैं लव यू डू यू लव। 2 चीज़ें होती है, या तो जिस काम को कर रहे हो उस काम को प्यार करो, मतलब अच्छा लगे, प्यार करने का अर्थ ये है। ठीक है, और या तो प्यार करने वाला काम करो, मतलब जो काम आपको अच्छा लगता है वही करो। तो जो अच्छा लगता था वो तो मिला नहीं, मतलब बीएससी किए नहीं, छोड़ दो, अब वो गया, वो तो हाथ से भय नहीं। तो अब जो मिला है उसको प्यार करो। मतलब
अब कॉमर्स कर रहे हैं तो इतना इसमें लगन पैदा कर लो कि टेंशन ना रह जाए। और वो कैसे, हमने आपको बताया था, देखो अगर आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना है तो जो बात बोले उसको अक्षर सा पालन करिए, तो आप अच्छी तरीके से अच्छा डेवलपमेंट कर ले जाओगे। ओके, समझ में आ गया? कैसे? हमने कहा था इलस्ट्रेशन आप लगा लीजिए। इलस्ट्रेशन लगाने में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप केवल रखा है उतार लीजिए। तो आपको कम से कम फॉर्मेट रखना तो आ जाएगा कि डिप्रेशन कैसे लिखा जाता है, एडजस्टमेंट कैसे लिखा जाता है। नहीं समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं, जैसे छपा है वैसे छाप लेंगे, इतना काम तो कर सकते हैं। उससे दो फ़ायदा होगा, एक आपको फॉर्मेट पता चलेगा और दूसरा आपके बैठने की आदत पड़ेगी। थोड़ी जो बोरियत पड़ने वाली आदत है वो बोरियत, अब व्हाट इज़ बोरियत? काम किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगना पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भार महसूस होगा। मैं बताऊं, हमें 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाने में कोई, शरीर जवाब ना दे अलग बात है, तो 7-8, 8-8 घंटे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। 9-9 घंटे मैंने पढ़ाया है लगातार ऐसे खड़े रखे। क्यों? हम कोई बोरियत नहीं फील करते। जनरल डे में हम सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात शाम को 7 बजे तक मेरी क्लास होती, 8 बजे तक PCS का क्लास 8 बजे पढ़ा करके तब 8, साढ़े 8, 9 बजे घर जाते हैं। सुबह 7 बजे आने के बाद, सुबह 7 आने के बाद रात में 9 बजे, कई घंटा हो गया? सोचो। और दिन भर कुछ ना कुछ खैया सराहते हैं, देखते होंगे आप लोग। 14 घंटे की वर्किंग है डेली की। तब आप देख रहे हैं, मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, तब आप देख रहे हैं कि मैंने भी ज़िंदगी अपनी एक ट्यूशनिया मास्टर से, साइकिल से शुरुआत करी थी और आज ईश्वर की कृपा से 2-2 संस्थान। ठीक, दूसरा संस्थान लजीज पिज़्ज़ा, देखे होंगे लड़के बच्चे सब जानते हैं, पिज़्ज़ा का स्थान बड़ा अच्छा, उसी के जस्ट बगल में अभी काम चल रहा है। इधर से कभी जाएं तो आप घूमते हुए जाएं वहाँ। ठीक है, 22 तारीख को ओपनिंग होगी, अगर काम कंप्लीट हो गया तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। जो सुविधाएं कंपटीशन के क्षेत्र में गोंडा में बच्चे इलाहाबाद और लखनऊ जाते थे, उन सुविधा को मैंने गोंडा में अवेलेबल कराया। और पिछले सत्र में 20-21 में 300 सरकारी नौकरी इस संस्थान से गया है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलता है, मुझसे मिलो। हमसे कोई नहीं कहता नौकरी नहीं मिला, हमको नहीं मिला अलग बात, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिलती है, घूस लगता है, ये है, 0 घूस में नौकरी मिली है। कितनी? 1-2 नहीं, 300। किसी को ना मिले तो हमसे वो मिलवाओ, हमारे अकॉर्डिंग काम करे, कैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आप को इस रूटीन में, पढ़ाई के रूटीन में डालना, मैंने बहुत समझाया आप लोगों को। सवाल बता दिए, नोट करो, इतनी देर में काम खत्म, हमारा चैप्टर खत्म हो, समझाई क्या करे तुमका। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो कल रोओगे। अच्छा, समय तो कटेगा ही, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, इसलिए अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से पढ़ाई। 6 घंटे से तो कम नहीं। अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो आप अपने लिए गद्दारी कर रहे हो। ठीक है, जैसे गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं ना, ऐसे आप बही खाता हो, वित्तीय लेखांकन पे हाथ रख के कसम खाओगे 6 घंटे से ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो आप जानो, आपका काम जाना है। फिर बाद में आप चटनी जैसे मुंह बना के लें, जो नहीं, तब हम भी अपने मन में के मुंह पे कह देंगे तो आप नाराज़ हो जाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे से पढ़ो खूब। तीसरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग। समझ जाओगे, OS लिख दें तो। आउटस्टैंडिंग क्या है? ठीक, आउटस्टैंडिंग को ये देखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट खर्चे का आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में, और अगर PL का है इनडायरेक्ट तो PL में। तो पहला जो एडजस्टमेंट करेंगे वो ट्रेडिंग या PL के डेबिट में। तो जैसे ट्रेडिंग या PL के डेबिट में हमने दिखाया, वैसे ही वह लाभ को कम कर देगा। तो लाभ को कम कर देगा तो हमें हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो मजबूरी में हमें बैलेंस करने के लिए लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो दूसरा हम कहाँ करेंगे? प्लस लिख देंगे तो समझ लो जोड़ दिया जाएगा लायबिलिटी में, और माइनस का अर्थ घटा देंगे।
चाहे अदत्त वेतन हो, चाहे अदत्त मजदूरी हो, चाहे अदत्त किराया हो, कोई भी अदत्त हो। समझ गए? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है चौथा पूर्वदत्त। इतना बना लो, फिर आगे बताते हैं। आज के बाद से एक भी इलस्ट्रेशन आपके कॉपी में छूटे ना, सब लगा डालिए एक तरफ से। और दूसरा ये छांटो कि जिस टॉपिक का क्वेश्चन बताया जा रहा है वो कौन सा इलस्ट्रेशन। इतना छांट लोगे तो फिर समझ में आने लगेगा सब। बन गया? ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला बनाते हैं। अब आउटस्टैंडिंग अगर आ गया तो इसी के साथ क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा खर्चा जो बकाया है, जिसका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। अब अगला आता है प्रीपेड, जिसको आपने पहले दे दिया। तो आपने पहले दे दिया तो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। क्यों? तो हम खर्चे में से घटा दें। तो पहला इसे क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेज को पहला क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किसमें? ट्रेडिंग या पीएल में, जिस खर्चे से संबंधित ये होगा। और दूसरा हम एसेट्स में से ऐड कर देंगे। एसेट्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है
तो उसका लेखा एक बार होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मान लिया ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एसेट्स मानी जाएगी और एक बार में होगा। आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो लायबिलिटी माना जाएगा। कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग लिख करके ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उस खर्चे को हम लायबिलिटी मानेंगे। क्या मानेंगे? उस खर्चे को हम लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, प्रीपेड हो गया। अब इसके बाद अगला आता है बेटा एक्रूड इनकम। ये क्या है? ऐसी इनकम जो अभी नहीं मिली। आपने काम तो कर दिया, जैसे कमीशन बाकी, ब्याज बाकी है, ऐसे खर्चे। ठीक है, कमीशन और ब्याज। देखो जरा, कोई आया है, बुला लीजिए। कोई नहीं है वर्मा जी, आज हम रिसेप्शन पे बैठने, तो कोई हो तो हटो। आज कोई नहीं है, राजा बाबू या कोई नहीं है, दिखवा लो भैया, आ जाएं साइड में। लड़के भी लाके एकदम उसी इतना रास्ता है उधर, उसके बावजूद भी लाके एकदम वहीं खड़े कर देंगे। एकदम गेट भी पीछे बहुत जगह है, लेकिन गेट के किनारे, गेट पे ही सब खड़ी कर दें एकदम साइकिल गाड़ी। मुन्ना सुनो, ज़रा नीचे चले जाओ, और जो इनके गेट के सामने साइकिल है थोड़ा हटा दो उसको। चलो एक लोग, कोई और चले जाओ, दोनों लोग चले जाओ। आज थोड़ा इतनी मदद कर दो मानो सर जी की। हाँ, आ जाइए तब। और ये लड़कियाँ ही खड़ी करी हैं, इन्हीं की साइकिल है। एक्रूड इनकम जो है, ये इनकम है तो पीएल में जाएगा, पक्का आपको पता है। तो इसमें हम एक्रूड इनकम होती क्या है? आपने कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं। जैसे मान लिया ये आउटस्टैंडिंग का ही उल्टा है। आउटस्टैंडिंग खर्चे वाले के लिए है और पाने वाले के लिए एक्रूड है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं? पीएल में मतलब रिलेटेड इनकम में जोड़ देते हैं। कहाँ? क्रेडिट साइड में। पीएल के क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में जोड़ देंगे। जैसे ब्याज 300 रुपये अदत्त है, ठीक है, या बकाया है, तो ब्याज 300 रुपये बकाया है तो हमने ब्याज में 300 रुपये और जोड़ दिया। ठीक, अगर किसी कारणवश हमें मतलब एडवांस में मिल गया, उसको अनएक्रूड कहते हैं। पहले इसका अब देखो, जैसे ध्यान दीजिए, इनकम हमारा जिससे रिलेटेड उसमें जोड़ देंगे। तो जब इनकम में जोड़ देंगे यानी प्रॉफिट में हमने जोड़ दिया तो प्रॉफिट हमारी बढ़ गई। अब प्रॉफिट बढ़ गई तो लायबिलिटी, देखो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो लायबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। भाई अगर चीनी खाओगे तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। इसीलिए कहते हैं काम शरीर की रिक्वायरमेंट है, हरामखोरी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। खूब काम करिए, स्वस्थ रहिए। देखो जो लोग काम नहीं करते बाद में उनको तमाम सारी बीमारी हो जाती। ठीक है, तो काम करें, काम ना वो ना मतलब जीव ना लुकवाएं हैं काम करने में। नहीं काम करें, कुछ लोग देखो पैसा दे करके जाते हैं जिम में और बॉडी बनाते हैं। ठीक है, कुछ स्वस्थ रहने के लिए भी जाते हैं वहाँ। जैसे हम लोगों के पास में कौन सा खेत गोड़ डालें, काम कौन है? यही काम है, खड़े रहना। और ये एक्सरसाइज में थोड़े आता है। हाँ चलते हैं कम से कम दिन भर में, इसलिए आपने देखते हो कभी हमको बैठे नहीं पाओगे। देखो हम राउंड मारा करते हैं ऊपर से नीचे, फैट बर्न हो। देखो पेट और थोड़ा वैसे है। चलो हाँ, आप ध्यान दीजिए। नहीं एक बोरा बालू रखवा ले, गोबले रखे उतरे बहुत दुष्ट हो। देखो अब चूंकि प्रॉफिट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो लायबिलिटी बढ़ गई तो हमको एसेट्स में, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कहाँ? एसेट्स में। क्लियर? अब इसी का उल्टा बेटा अनएक्रूड हो जाएगा। होता क्या है,
11th में हम लोग इसको बहुत डिटेल पढ़ाते हैं। अब रीज़न ये होती कि साइंस वाले बेचारे वहाँ पढ़ के नहीं आते, 11th में तो केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। चलो, अब अनएक्रूड इनकम अगर हो गई तो हमने कमाया है ही नहीं, मिल गया हमें, तो मिल गया तो माइनस कर दीजिए। तो पीएल में क्रेडिट साइड में ही ये माइनस हो जाएगा उसी इनकम में से। जैसे ब्याज है, कमीशन ज़्यादा मिल गया, अनुपार्जित कमीशन, अनएक्रूड कमीशन। तो अनएक्रूड कमीशन अगर मिल गया है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हम उस कमीशन में से माइनस कर देंगे। और कमीशन में से अगर माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो क्या हो गया, लायबिलिटी कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया तो अब लायबिलिटी में दिखाओ। नया ट्रिक समझ में आ रहा है? अब तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ ले जाएं। क्लियर हो गया? पक्का? इतने एडजस्टमेंट आपके कॉमन एडजस्टमेंट हैं जो हर क्वेश्चन में मिलने वाला। फिर आता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को भी हम दो तरीके से, पीएल डेबिट, पीएल डेबिट में ऐड कर देंगे। और जैसे पीएल डेबिट में दिखाया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो लायबिलिटी कम हो गई। अब लायबिलिटी में हम दिखा नहीं सकते तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एसेट्स में दिखा देते हैं। इंक्वायरी आई है के बाद, तो अब हमने जब पीएल में डेबिट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो अब इसको लायबिलिटी में दिखा दीजिए। क्या बात करते हो? अच्छा, एक मिनट, हम इसको अनएक्रूड समझे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में क्या करेंगे, एसेट्स में माइनस कर देंगे। कहाँ माइनस कर देंगे? और जो जिससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड है ये, डेटर्स से है तो डेटर्स में। ये ध्यान रखना, जो खर्चा जिसमें है उससे रिलेटेड। अगर एक्रूड, अनएक्रूड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है तो इसको नाम से दिखा देंगे। अब डेप्रिसिएशन है तो उसी एसेट्स में माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है तो डेटर्स में से माइनस कर देंगे। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? सैलरी एडवांस होगी बेटा, हाँ सैलरी एक्रूड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है, इसलिए क्योंकि बिजनेसमैन वाले को सैलरी कहाँ मिलेगी? बिजनेसमैन वाले को कमीशन एक्रूड हो सकता है बेटा, ब्याज एक्रूड हो सकता है, लेकिन जब वो सैलरी पाएगा तब वो बिजनेसमैन कहाँ है, तब तो एम्प्लॉय हो गया वो। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? एक होमवर्क नोट करिए पहले। हैं? क्या एडवांस? इनकम? कौन सा एडवांस? क्या जैसे सर एडवांस आ जाए तो एडवांस? क्या आगे जोड़ो कुछ, सैलरी एडवांस हो जाए आपकी। एडवांस इनकम तो अनएक्रूड क्या है? अनएक्रूड ही तो एडवांस है। ओके, चाहे अनएक्रूड बोला या एडवांस बोले। लिखिए, अशोध ऋण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज प्रोविजन फॉर बैड, नहीं, व्हाट इज बैड डेब्ट्स? अशोध ऋण से आप क्या समझते हैं? संदिग्ध ऋणों के लिए संचय अशोध ऋण से आप क्या समझते हैं? उसी में आगे संदिग्ध ऋणों के लिए संचय तथा देनदारों पर कटौती को समझाइए एवं लेखे लिखिए। संदिग्ध ऋणों के लिए नहीं, हाँ, संदिग्ध ऋणों के लिए संचय तथा देनदारों पर कटौती को समझाइए तथा लेखे लिखिए। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स,
एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक्सप्लेन इट एंड जनरल एंट्री। तो जनरली इतने एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं। क्लियर हो गए? पक्का? चलो, इसके अलावा जो एडजस्टमेंट मिलेंगे वो स्पेशल होंगे, उनको आपको बुक से बस केवल ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से हैं और कैसे हैं। और मैं बताऊं आपको, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका लगेगा। और फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना जरूरी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर दे के पढ़ा रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में आपको जब आप बिजनेस लाइफ में जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा फाइनल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक मामला क्लियर हो गया? तो हमने आपको ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पीएल और बैलेंस शीट बता दिया। अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा, देखिए। बैलेंस शीट का नाम क्या है? बैलेंस शीट, वो सीट जहां बैलेंस आके बैठते हैं। तो कौन कौन से बैलेंस यहां आके बैठते हैं? 2 बैलेंस, लायबिलिटी के बैलेंस इधर और एसेट्स के बैलेंस इधर। तो इतना योग्य तो आप हो ही गए हैं कि लायबिलिटी और एसेट्स पहचान लेंगे। एक मैं ट्रिक और बताता हूं पहचानने का तरीका। ये जो दिए होते हैं वो क्रेडिट साइड ऑफ टीबी, ट्रायल बैलेंस। लायबिलिटी सदैव कहाँ दिया रहेगा? ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको लायबिलिटी मिलेगी। और एसेट्स कहाँ मिलेगा? अब तो ये भी क्लियर हो गया, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या मिलता है? खर्चे और संपत्ति। खर्चों में ये देखो कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो पीएल में, और डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट है तो पीएल में। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरा, क्रेडिट साइड में चले आइए, इनकम और लायबिलिटी। इनकम 1-2 मुश्किल से मिलेंगी, बाकी सब लायबिलिटी होती। बस ध्यान रखना, क्रेडिट में सेल्स हमारी इनकम, इसीलिए हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा देते हैं उसको। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है? पक्का? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फॉर्मेट बनाना है आपको। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाए हैं तो भी एक बार बना लेंगे, बस आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हैं? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का जो नहीं बनाए हैं वो बना लें। और ऐसे नहीं, डेली बनाएं। हम लोग गलती क्या करते हैं? अच्छा, कितने लोग यहाँ क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं? कौन कौन से नाम बताएं, किसका फ़ैन कौन है? अरे कुछ ऐसे नाम एग्जाम्पल देना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली। और अच्छा, विराट कोहली या रोहित शर्मा को कितने दिन मैच खेलते हुआ? नहीं, कॉमन है, 10 साल, 12 साल, 8 साल, 10 साल। 10 साल से कम तो नहीं हुआ होगा। क्यों? तो जो काम बंदा 10 साल कर ले उसके बाद भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रोहित शर्मा सोएं और उसके बाद बैट उठाएं, सीधे मैदान में घुस जाएं जिस दिन मैच हो। क्या ऐसे होता है? डेली जाते हैं प्रैक्टिस कर, यानी 10 साल मैच खेलने के बाद भी डेली प्रैक्टिस। अब अपन यहाँ एको क्वेश्चन नहीं लगाए, एको प्रैक्टिस नहीं, एको क्वेश्चन नहीं लगाया, एको प्रैक्टिस भी नहीं। बात सही है कि नहीं है? तो डेली आप एक बार फॉर्मेट जरूर बनाइए। ठीक, क्वेश्चन लगाने से पहले फॉर्मेट ही बना डालो, फिर अरे लगेगा आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन बना लो, उसके बाद वैसे रट जाएगा जैसे गोंडा वालों को गाली। ठीक है, समझ में आया? ऐसे रट जाएगा। हम लोग देखो, ना समझ पाने में अपनी गलती होती, दूसरे गलती नहीं होती। छुईबे नहीं करेंगे किताब, लगेबे नहीं करेंगे, इलस्ट्रेशन ओपन ही नहीं करेंगे, सब कुछ समझ में आया होता है। अरे कुछ तो करो, कुछ बढ़ो, कुछ आगे करो, तब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? पक्का? तो कितने लोग 6-6 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे? अच्छा, बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो 5-6 से कम, 6 से कम बर्दाश्त नहीं, 6 से कम कोई बर्दाश्त नहीं होगा। बात समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? चलिए,
तो ये आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का एक वीडियो था जो आपका, या एक क्लास था जिसको प्रॉपरली आपने